हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए फिर शुरू करते हैं 1 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। इस करंट अफेयर का पीडीएफ आपको मतलब एग्जाम ट्यूबर के ऑफिशियल चैनल मतलब टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा दोस्तों। आप चाहेंगे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा न्यूज़ है दोस्तों प्रलय मिसाइल के बारे में, है ना। क्या न्यूज़ है दोस्तों कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली इसको बैक टू बैक मतलब इसका जो टेस्ट किया है वो मतलब सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। अब इसमें जानने वाली बात क्या है दोस्तों? जानने वाली बात है प्रलय। प्रलय कैसी मिसाइल है दोस्तों? एक टैक्टिकल मिसाइल है, मतलब ये बैटल फील्ड में यूज़ होने वाली, मतलब जो युद्ध होगा ना वहाँ पे यूज़ होने वाली मिसाइल है ये, ठीक है। और ये कैसी मिसाइल है दोस्तों? तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये जो फ्यूल यूज़ करती है वो है सॉलिड फ्यूल, ठीक है। और ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि एक क्रूज मिसाइल होता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है। दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों? देखो, अगर मान लीजिए यहाँ से आपने क्रूज मिसाइल को फायर किया तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये अपने टारगेट को ऐसे अचीव करेगा, सीधे जाके ऐसे यहाँ पे टारगेट अचीव करेगा। पर अगर आपने बैलिस्टिक मिसाइल को मतलब ऑपरेट किया तो ये कैसे जाएगा पता है? ये जाएगा पहले एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगा, फिर और स्पीड से आके ये टारगेट को अचीव करेगा, ठीक है। अब क्रूज मिसाइल क्या है? इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है पर इसको मतलब इंटरसेप्ट करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। पर बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है दोस्तों? इसको डिटेक्ट करना तो आसान होता है पर इसको इंटरसेप्ट, इसको रोकना मुश्किल होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना दोस्तों आप? अब वैसे ही ये है क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब ये रूस मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच का है, ठीक है। और एक बार आप ध्यान रखना दोस्तों, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल जो है एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है, इसीलिए इसको मतलब सपोर्ट करने के लिए रॉकेट मतलब इंजन टाइप चाहिए होता था सपोर्टिंग के लिए, मतलब जो मतलब उसको पुश करे। और ये क्रूज मिसाइल के लिए तो जेट वाला ही चाहिए, ठीक है, सपोर्टिव के लिए, ताकि ये चाहे। अब क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल इन दोनों के बीच का मिश्रण है, मतलब है कि मतलब ये जब फायर किया जाएगा टारगेट को अचीव करने के लिए तो इसका थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा, है ना। थोड़ा सा जो कंट्रोल है उससे क्या है कि मतलब जो पाथ है हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसलिए जब डिटेक्ट करने वाले होंगे दुश्मन जब उसको डिटेक्ट करना चाहेगा तो हम लोग जब डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकते हैं तो मतलब वो बच जाएगा डिटेक्ट होने से, है ना। मतलब फॉलो ए सिमिलर पाथ तो सिमिलरली फॉलो करेगा पर विथ सम कंट्रोल ड्यूरिंग फ्लाइट, मतलब फ्लाइट के दौरान हम जो इसको दागा है उसके पास थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा, जैसे कि हम लोग के पास है, जो कि इसको हार्ड बना देगा इंटरसेप्ट करने के लिए, किसके? जिसके ऊपर इसने दागा है, ठीक। और ये कहाँ से टेस्ट किया गया है तो ये तो मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर तब भी जान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के, ठीक है। ये ऑफ कोस्ट है, मतलब तट के उस तरफ से, ठीक है, तट के पास नहीं है, ठीक है, उड़ीसा के। डेवलप्ड आप समझ ही रहे हैं, ये सारी चीज़ें कौन डेवलप करता है? डीआरडीओ करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ है, सेकंड करंट अफेयर अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? इसमें अभी 12 मेंबर्स हो गए हैं, 12 मतलब फुल मेंबर्स। अगर आप देखेंगे तो इसको ज्वाइन तो किया है मतलब करीब करीब 24 लोगों ने, मतलब 24 नेशंस ने ज्वाइन किया है, पर इसको अभी एज ए फुल मेंबर 12 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है। अब आईबीसीए है क्या दोस्तों? ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है दोस्तों। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मतलब दुनिया की जो 7 सबसे बड़ी स्पीसीज है ना कैट्स की, बिल्लियों की, उनके संरक्षण के लिए इस मतलब इनिशिएटिव को लाया गया था। इसको प्रपोज तो किया था पीएम मोदी जी ने 2019 में ही, पर इसको लॉन्च किया गया पूरा मतलब एकदम पूरा सही तरीके से तो वो है अप्रैल 2023। क्यों इसी दिन क्यों लॉन्च किया? क्योंकि इस दिन 50th एनिवर्सरी थी जो इंडिया में एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था ना, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, उसका, ठीक है। उसी के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2023 में, ठीक है। ये वही है मैं दोस्तों, ये ग्लोबल, और एक बात ध्यान है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव जो है इंडिया के द्वारा किया गया और इसका जो मॉडल है ना सेम टू सेम जो सोलर अलायंस है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसी की तरह ही है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा? वही टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व 7 बिग स्पीसीज ऑफ कैट एंड देयर हैबिटेट, मतलब सिर्फ उनको नहीं, उनके जो मतलब रहने वाली जगह है उसको भी बचाना, उसको भी कंजर्व करना पूरी दुनिया में जहाँ पे भी है, ठीक है। अब इसमें 7 स्पीसीज में कौन सी हैं दोस्तों? पहला टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, जैगुआर हो गया, पूमा। अगर इसमें देखेंगे दोस्तों जैगुआर और पूमा को अगर हटा देंगे ना तो बाकी जो 5 स्पीसीज है ये हमारे कंट्री में मिलती है, ठीक है। और इसका जो मॉडल है एकदम सिमिलर किसकी तरह है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरह है दोस्तों। और इंडिया के पास वही मैंने बताया कि 5 इसमें से जो 7 स्पीसीज है, 7 में से 5 हमारे पास है और 2 नहीं है। 2 कौन सी नहीं है? एक जैगुआर और पूमा नहीं है, ठीक है। और 24 कंट्री ने ज्वाइन तो किया है पर सिर्फ और सिर्फ 12 कंट्रीज ही इसमें अटैच हुई हैं एज ए फुल मेंबर। वो 12 कंट्रीज कौन सी है दोस्तों? इंडिया हो गया, आर्मीनिया हो गया, भूटान हो गया, कंबोडिया हो गया, इथियोपिया हो गया, इस्टवानिया। इस्टवानिया जो है दोस्तों ये इथियोपिया से ही निकला है, ठीक है। इस्टवानिया हो गया और मतलब नई कंट्री इससे निकली, ठीक है, बहुत पहले। गिनिया हो गया, लाइबेरिया हो गया, निकारागुआ हो गया, रवांडा हो गया, सोमालिया हो गया, सूरीनेम हो गया। मैक्सिमम कंट्री दोस्तों आपको इसमें अफ्रीका की मिलेंगी, है ना। कुछ साउथ ईस्ट एशिया की मिलेंगी, कुछ हमारे यहाँ के आसपास पड़ोसी मिलेंगे, जैसे भूटान जी हो गए। भूटान तो मत ही भूलना दोस्तों, है ना। इसका हेडक्वार्टर अभी हाल फिलहाल में ही मतलब तय किया गया है दोस्तों। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है दोस्तों? तो नई दिल्ली में बनाया गया है। और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो पहले तो असेंबली ऑफ मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं फुल मेंबर है ना,
उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी है, उसके बाद डायरेक्टर जनरल है। इसमें स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो डायरेक्टर जनरल इस बार पहले डायरेक्टर जनरल याद रखना, ये पूछ सकते हैं दोस्तों, तो वो है एसपी यादव, जिनको अपॉइंट किया कि इन्होंने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया। ये करंट है और फर्स्ट भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। और उसके बाद चेयरमैन या प्रेसिडेंट इसके कौन है, भूपेंद्र यादव। ये ऑलरेडी दोस्तों जो भी मतलब यूनियन मिनिस्टर होंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, वही होंगे इसके प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इसके अलावा भी इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव चलाए थे इन कैट्स को बचाने के लिए। तो उसमें से जैसे पहला तो प्रोजेक्ट टाइगर है, जिसके 50वीं यूनिवर्सिटी में ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का स्थापना हुआ है, ठीक है, लॉन्च किया गया ये 1973 में। उसके बाद एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन कहाँ पे किया गया था, गिर में, गुजरात के, ठीक है। और एक चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम भी था जो 2022 में किया गया, जिसमें क्या किया गया ना दोस्तों, जो अफ्रीका से चीता लाया गया कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क, पहली बार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, काफी क्वेश्चन पूछते भी हैं इससे रिलेटेड। इसमें क्या है, आरबीआई ने एक मतलब तय कर दिया सीमा, किस चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जैसे बैंक या एनबीएफसी हो गई है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, कि वो 20% से ज्यादा एआईएफ स्कीम में नहीं डाल सकती। अब इसमें हम लोग के लिए जानने वाली क्या बात है, एआईएफ स्कीम होती क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या कैप लगाया उसने। तो सबसे पहले देखें, इंडिविजुअल कैप लगाया उन्होंने। अगर सिंगल बैंक या सिंगल एनबीएफसी है, ठीक है, आरई जो है दोस्तों, ये है रेगुलेटेड एंटिटीज। रेगुलेटेड एंटिटीज मतलब जैसे बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, और इनको कौन रेगुलेट करता है दोस्तों, मतलब जिसको रेगुलेट किया जाए वो है मतलब रेगुलेटेड एंटिटीज, जिसको तो रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैप क्या लगा। इंडिविजुअल कैप देखेंगे तो वो 10% का है, कि टोटल मनी का 10% ही आप एआईएफ स्कीम में लगा सकते हैं। और अगर कंबाइंड अगर लगा रहे हैं, मतलब कंबाइंड अगर लगा रहे हैं, तो कंबाइंड कैप क्या है दोस्तों, 20% तक आप लगा सकते हैं किसी एक सिंगल एआईएफ स्कीम में, ठीक, ये हो गई बात। अब रेगुलेटेड एंटिटी वही है जिसको रेगुलेट किया जाए, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। अब इसमें कौन कौन होते हैं, जैसे बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, एनबीएफसी दोस्तों वो होती है ना, मतलब जो बैंक की फैसिलिटीज देती है पर बैंक होती नहीं, जैसे आप इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, है ना, मतलब विड्रॉ कर सकते हो, मतलब डिपॉजिट नहीं कर सकते, आपको पासबुक नहीं मिलेगा, आपको चेक नहीं मिलेगा, है ना, बाकी पैसे तो निकाल सकते हो। डिपॉजिट वाला सिस्टम नहीं रहता, जाके आप वहाँ पे करो, या फिर मतलब जो जनरल फैसिलिटीज वो नहीं, बाकी सारी चीज़ें ये करता है, मतलब ये लोन भी दे सकता है, और मतलब आप समझ लीजिए इंटरेस्ट भी तय करता है, इंटरेस्ट तय नहीं करता, मतलब लोन दे सकता है आपको, मतलब कोई चीज़ के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें ये कर सकता है, ठीक है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक। अब हम लोग जानते हैं एआईएफ स्कीम होती कौन सी है दोस्तों। ये इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स स्कीम है। अल्टरनेटिव मतलब जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग कभी भी मतलब कोई फंड अगर डालते हैं, मतलब इंटरेस्ट पाने के लिए, या फिर कुछ मतलब डिपॉजिट या फिर ये सब करते हैं ना, उसके अलावा जैसे किसी प्राइवेट इक्विटी में डाल देना, है ना, इन्वेस्ट करना, या फिर मान लो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, या किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना, इस तरह के जो मतलब इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, एआईएफ स्कीम द्वारा। मतलब जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है ना, जैसे किसी स्टॉक में लगा दो, या शेयर मार्केट में लगा दो, या फिर म्यूचुअल फंड में लगा दो, उन सबको छोड़ के उसके अलावा, है ना, वो सब नहीं, ट्रेडिशनल वाला नहीं, नए तरीके से, जैसे प्राइवेट किसी इक्विटी में लगा दो, या फिर रियल एस्टेट में, या फिर स्टार्टअप, इस तरह की चीज में लगाने पे वो स्कीम कौन सी होती है, एआईएफ स्कीम, मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। अब इसमें एआईएफ का मतलब है क्या दोस्तों, एआईएफ मतलब वही है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो मैंने आपको बताया, दीज आर प्राइवेटली पूल्ड मतलब इन्वेस्टमेंट फंड डेट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो भी दोस्तों जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, या फिर बड़े बड़े बहुत अमीर लोग जो होते हैं, उनसे लिए जाता है, ठीक है। और इन्वेस्ट इन एसेट्स, मतलब वो एसेट जो कि ट्रेडिशनल ऑप्शन से बियॉन्ड हो, परे हो, जो मतलब ट्रेडिशनल मतलब जैसे कि वही स्टॉक बॉन्ड होता है ना, म्यूचुअल फंड, इनके अलावा, मतलब इनमें नहीं, इनके अलावा जो मतलब है उनको, मतलब इनसे परे हैं, उनमें मतलब इन्वेस्ट करने वाली फंड होती है, ठीक है। और प्राइवेटली पूल्ड मतलब ये इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। और ये कौन रेगुलेट करता है इसको करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अलग से एक मतलब रेगुलेशन है एससेबी का, है ना। कौन सा है दोस्तों, ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है दोस्तों, यही सेबी एआईएफ रेगुलेशंस 2012 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ सकता है, ठीक है, कौन से रेगुलेशन के थ्रू, तो 2012 सेबी एआईएफ रेगुलेशन 2012 के तहत इसको मतलब रेगुलेट किया जाता है, किसके द्वारा, सेबी के द्वारा। सेबी क्या है दोस्तों, मतलब जो मतलब स्टॉक्स और एक्सचेंज ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है ना, वही सेबी है, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये क्या करता है कि मतलब जैसे म्यूचुअल फंड हो गया ना, इस तरह के काम चीज़ों को यूज़ करके मतलब फंड को रेज करने के लिए इसको मतलब अलाउ नहीं करता, नॉट अलाउड टू रेज फंड वाया पब्लिक ऑफर्स, मतलब पब्लिक ऑफर में जाके आप नहीं कर सकते, आपको जिस तरह करना है मतलब वैसे ही करेंगे, मतलब मोस्टली जो होता है अमीर या बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वही करते हैं, मतलब पब्लिक के पास नहीं जाके कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, इसमें ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं कर सकते आप इन्वेस्टमेंट, मतलब कलेक्शन, ठीक है। और इन्वेस्ट किस में करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं जैसे स्टार्टअप्स हो गया, या कोई स्टार्टिंग की छोटी मोटी जो कंपनी का स्टार्टिंग फेज हो उन पे, ठीक है, या स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हो गया, ठीक है।
उसके बाद आपका आगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद आपका आगे रियल एस्टेट हो गया, उसके बाद आपका आगे प्राइवेट इक्विटी हो गया। ये हेज फंड मतलब जो मतलब होता है ना कि कॉल पुट वाला जो काम होता है, कॉल पुट रेशियो वाला, वो वाला है, डेरिवेटिव्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है, हाँ एसएमईज में ज़्यादा माइक्रो वाली नहीं है दोस्तों, इसमें देख रहे हैं ना आप, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस लिखा हुआ है, माइक्रो है नहीं, ठीक। अब इनकी इन्वेस्टमेंट भी 3 तरीके से किया जाता है दोस्तों, रिस्क के ऊपर ज़्यादा मैटर करता है इसमें, ठीक है। जैसे कि पहली वाली जो कैटेगरी है, कैटेगरी फर्स्ट जो है AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की, ये ज़्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू बाकी दो, ठीक है। तीसरी वाली सबसे ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है उन एरियाज में जहाँ पे इकोनॉमिक या सोशल इंपैक्ट होता हो, ठीक है। मतलब पॉजिटिव जिसमें होगा, पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट, जैसे वेंचर कैपिटल हो गया, या फिर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर दें, या सोशल वेंचर में कर दें, यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव आउटपुट। तो इस वाली जो कैटेगरी को है तो मतलब सेबी भी प्रमोट करता है, क्योंकि अगर इसमें करेंगे तो लॉस होने का चांसेस कम है, और ऊपर से थोड़ा सा इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सेकंड क्या है, इसमें फंड्स डेट डू नॉट टेक लिवरेज, मतलब बोरोइंग, मतलब उधार देने वाला काम नहीं रहता इसमें, सिर्फ ऑपरेशनल नीड्स को छोड़ के और उधार देने वाला काम नहीं करते इसमें, ठीक है। अब इसमें कौन से आ जाता है, जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड हो गया या डेब्ट फंड हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क रहता ही है। कैटेगरी थर्ड में जो है हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला केस रहता है, इसमें क्या है कि उधार भी दिया जाता है, शॉर्ट सेलिंग भी किया जाता है, डेरिवेटिव्स में भी किया जाता है, हेज फंड हो गए, लॉन्ग शॉर्ट वाली स्ट्रेटेजीज हो गए, उसमें काम करते हैं ना, वो वाली चीज़ होगी। सबसे ज़्यादा रिस्क यही कैटेगरी थर्ड वाला है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ न्यूज़ क्या है दोस्तों, फोर्थ न्यूज़ है एक स्नेक के बारे में। एक्चुअली क्या है, ये दुनिया का अब तक का जो जानते हैं जितने भी स्नेक, उसमें सबसे छोटा है ये। और दोस्तों ये कोई नया स्नेक नहीं है, ये मान लीजिए 15-20 साल पहले एक लास्ट बार दिखा था और अब से दोबारा दिखा है, इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में है। तो इसका नाम क्या है, थ्रेड स्नेक। वो भी इसको अगर देखेंगे तो बारबाडोस थ्रेड स्नेक बोला जाता है। अब जैसे कि पूछने को पूछ सकता है ना, वो दुनिया का सबसे छोटा स्नेक कौन सा है, तो थ्रेड स्नेक। आप ध्यान रखना, डिस्कवर कहाँ हुआ, बारबाडोस, मतलब रीडिस्कवर्ड हुआ, ध्यान रखना दोस्तों, डिस्कवर्ड नहीं, रीडिस्कवर्ड हुई है। इसका मैक्सिमम लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और इसका विजन जो है अंधा रहता है ये, ठीक है। इंसेक्टिवर्स मतलब कीड़े मकोड़े खाता है, ठीक है। और साइंटिफिक नेम ध्यान रखना, क्या पता पूछ ले, वैसे तो मुझे नहीं लगता पूछेगा। टेट्राचिलोस्टोमा कार्ले। कार्ले क्या है पता है दोस्तों, जिस साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहली बार खोजा था ना, उनकी वाइफ का नाम था कार्ले, तो उसी के नाम पे इनका नाम रखा हुआ है, किसका, थ्रेड लाइक, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बारबाडोस के बारे में। थोड़ा सा दोस्तों मैं एक बार आपको इसका लोकेशन दिखा देता हूँ, तो थोड़ा सा मैसेज याद रह जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, इसमें सबसे कोने वाला जो पोर्शन है, आपको ये दिखाता मैं आपको, ये देखिए दोस्तों, ये एंटलीस वाला है, ये देखिए ये है बारबाडोस। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, ब्रिज टाउन है। और ये एंटलीस है आपका, लेसर एंटलीस, मतलब एक कर्व टाइप का है, मतलब वोल्केनिक वाले जो आइलैंड होते हैं ना उनका, ठीक। थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ठीक। अब ये थ्रेड स्नेक जो है, एक मतलब सिक्के के ऊपर भी रख देंगे तो उसके ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है बारबाडोस, ठीक है। ये कौन से एक मतलब यहाँ पे ये है ना, ये आपका आ जाता है लेसर एंटीलीज। ये जो कर्व आप देख रहे हैं ना, ये लेसर एंटीलीज होता है, पर ये अगर आप देखेंगे ना तो ये थोड़ा सा आउटर में है, मतलब कैरिबियन सी का पार्ट जियोग्राफिकली नहीं है, जियोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो ये अटलांटिक का पार्ट आ जाता है, ठीक है। और इधर पर ये है कि थोड़ा सा अगर कल्चरली और रीजनली देखेंगे ना तो ये इनका ही पार्ट है, मतलब कल्चरली और रीजनली, ठीक है। वैसे तो जियोग्राफिकली इसका पार्ट है नहीं, ठीक है। तो आप दोस्तों थोड़ा सा देख लीजिए, बारबाडोस मतलब ये कोई वॉल्केनिक आइलैंड नहीं है, ठीक है। वॉल्केनिक आइलैंड मतलब जैसे कि जो वॉल्केनो इरप्ट होता रहता है ना, जैसे यहाँ नीचे से अगर मान लीजिए समुद्र की तरफ से वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, तो ऐसे ऐसे फिर ऐसा ऐसा यहाँ पे सतह है, और ऐसे आते 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 फिर ये बाहर आ गया है, ऐसे से तो ये एक आइलैंड बन गया। तो ये वो वाला आइलैंड नहीं है। बाकी जो एंटलीज मैं आपको लेसर एंटलीज बता रहा था ना, जो लेसर एंटलीज ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सारे वॉल्केनिक है। पर बारबाडोस जो अलग से है ना, ये मतलब आपका ये कोरल वाला है, मतलब कोरल के मतलब उससे बना हुआ है, पर ये जो है ये सब वॉल्केनिक वाले हैं, ठीक है। इसका कैपिटल तो ब्रिज टाउन है ही दोस्तों। ये अटलांटिक ओशन में लाई करता है, वही मैंने आपको बताया, कैरिबियन में नहीं है, अटलांटिक ओशन में लाई करता है। पर पॉलिटिकली और कल्चरली अगर आप देखेंगे तो ये कैरिबियन सी से पार्ट है, मतलब आना जाना होता रहता है ना। उसके बाद देखेंगे नॉट जियोग्राफिकली पार्ट ऑफ, और वही लेसर एंटीलीज जो आर्किपेलागो क्या होता है, जो मतलब छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप होता है, वही होता है। तो लेसर एंटीलीज वही कर्व है दोस्तों, जो मतलब वोल्केनिक है ना आइलैंड, उनका कर्व है, कर्व चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड, जो कि स्टार्ट होता है वर्जिन आइलैंड से और लास्ट है आपका ग्रेनाडा साउथ में, ठीक है। तो आप देखिए इसमें अगर आप देखेंगे, वर्जिन आइलैंड आपको कहाँ दिख रहा है, वर्जिन आइलैंड सबसे नॉर्थ में आपको दिखेगा, और सबसे साउथ में दिखेगा ग्रेनाडा। वर्जिन आइलैंड ये देखिए, ब्रिटिश आइलैंड है ना वर्जिन, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्रेनाडा है यही है आपका लेसर एंटीलीज, ठीक है।
फिर पांचवा करंट अफेयर क्या है दोस्तों? पांचवा न्यूज़ नहीं दोस्तों, ये एक तरह से एडिटोरियल आया था, जो गिनी इंडेक्स आया था बीच में ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब बात हो रही थी। मतलब गिनी इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन तो अच्छी दिखा रहे थे 2023 में 25.5, मतलब अच्छा स्कोर एक तरह से, पर ये एक्चुअल शो नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे जो लेबर ओवर हैं वो इनफॉर्मल रूप से काम करते हैं। अगर उन सबकी भी कैलकुलेशन या फिर उनको इन्वॉल्व किया जाता है मतलब सर्वे में, तो ये जो है ये और ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। मतलब इसमें समझ लीजिए इसका रेंज जो है 0 से 100 में तय किया जाता है गिनी इंडेक्स को। 0 मतलब कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, मतलब जो मतलब वेल्थ होता है ना उसका इनइक्वालिटी नहीं है, मतलब किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम है ना, तो ये चीज़ देखा जाता है इस गिनी इंडेक्स में, ठीक है। मतलब स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज टू मेजर इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी और इक्वलिटी इन द कंट्री, ठीक है। किसके पास कितना धन है, किसके पास नहीं है, वो सारी चीज़ देखने के लिए, मतलब अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब, यही सब सिस्टम है दोस्तों। अगर 0 है तो समझ लीजिए उस देश में इनइक्वालिटी बहुत कम है, ठीक है। इक्वलिटी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, मतलब सब बराबर हैं, ठीक है। और उसके बाद 100 है तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो इंडिया को ये पोजीशन दिया, तो मतलब वही राइटर यही बात कर रहे थे कि इस पोजीशन के लायक इंडिया नहीं है, क्योंकि अगर सही में देखेंगे तो जो इनफॉर्मली लोग काम कर रहे हैं उनको तो इसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया। अगर इंक्लूड किया जाता तो मतलब ये ज़्यादा बढ़ जाता, और वुमेन्स को भी उतना इंक्लूड नहीं किया गया। तो यही सब सिस्टम इसमें बता रहे थे, पर मेन हम लोग को बस जानना है गिनी इंडेक्स होता क्या है। इसको गिनी कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। किसी देश में उसकी वेल्थ की इनइक्वालिटी को नापने के लिए एक मेजर है, स्टैटिस्टिकल टूल है, और इसकी रेंज 0 से 100 होती है। 2023 में इंडिया की जो मतलब रेटिंग थी वो 25.5 थी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए। उसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों? तो ये IMF के बारे में दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि जो इंडिया की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है उसको बढ़ा दिया इसने। किसके लिए? 2025 से 26 और 2026 से 27 के सत्र के लिए। कितना कर दिया उसने? 6.4%, मतलब एक्सपेक्टेशन है उसकी। तो हम लोग को इससे मैटर नहीं करता कुछ भी, ठीक है। हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि IMF है क्या दोस्तों। IMF एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है उनको मतलब रेगुलेट करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। सबसे बेस्ट पार्ट इसमें आप बस जान लीजिए, इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था ये 1944 में ब्रेटन वुड में कॉन्फ्रेंस में हुआ था USA के। और यहाँ पे सिर्फ अकेला यही नहीं हुआ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक भी हुआ था। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, ठीक है। स्टेब्लिश टू इंश्योर, मतलब जो भी उसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना उसके बाद मतलब कंट्रीज को स्टेबल करने के लिए और उन पर मॉनेटरी पॉलिसीज को इंश्योर करने के लिए इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इट इज वन ऑफ द ब्रेटन वुड्स ट्विन, वही मैंने बताया, वर्ल्ड बैंक के साथ में, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की स्थापना एक ही साथ हुई थी, इसीलिए इनको कहा जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस, ठीक है। और इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। जैसे इसकी स्थापना हुई थी उसी के बाद ही इसने 27 दिसंबर 1945 में इसको ज्वाइन कर लिया था एज ए फाउंडिंग मेंबर। और एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1945 में फॉर्मली, मतलब समझो ऑफिशियली। और इसने काम कब स्टार्ट किया था? 1947 से स्टार्ट कर दिया था काम। अभी हाल फिलहाल में इसमें टोटल 190 मेंबर्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने क्या ध्यान रखना दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स होती है डायरेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन मतलब निकालता है, पब्लिश करता है? तो इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? इसको भी IMF करता है, और फिस्कल मॉनिटर भी IMF करता है, ठीक है। उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? UEFA वुमेन्स यूरो 2025। UEFA मतलब हुआ दोस्तों यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ये समझ लीजिए दुनिया भर में 6 फुटबॉल बॉडीज है ना, उनमें से एक ये है। ये जो यूरोप में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं फुटबॉल के दोस्तों ना, उसको ये ऑर्गेनाइज करता है। कौन सा? UEFA, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना ज़्यादा मतलब नायोन स्विट्जरलैंड में, बस इतना ध्यान रखना। तो इसकी इस बार की जो वुमेन्स यूरो 2025 हुआ है UEFA, ये कहाँ हेल्ड हुआ? ये स्विट्जरलैंड में हुआ। और जीता कौन है? इंग्लैंड जीता है, दूसरी बार जीता है ये। और रनर अप कौन है? स्पेन, ठीक। उसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? 1 एयरपोर्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है। ये किस मतलब ये स्कीम जो है गवर्नमेंट लाई है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? एज ए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। कहाँ से दोस्तों? तूतीकोन एयरपोर्ट, तमिलनाडु में एक तूतीकोन एयरपोर्ट है ना, वहाँ से स्टार्ट हुआ। और किसको इनॉग्रेट किया है? PM मोदी जी ने किया, अभी हाल फिलहाल में है ना ये वहीं पे, ठीक है। अब इसमें किया क्या जाएगा दोस्तों ना, जैसे कोई भी एयरपोर्ट जब चुना जाएगा तो उसके आसपास के एरिया में, रीजनल एरिया में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो वहाँ का रीजनल हो, मतलब ट्रेडिशनल हो या फिर हैंड मेकिंग हो, जो मतलब बहुत सालों से वहीं पे किया जाता है, तो उसको प्रमोट करने के लिए एक एक्सपोर्टिंग हब की तरह उस एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए इस वाली स्कीम को लाया गया है। मतलब टू मेक और डेवलप एयरपोर्ट एज एक्सपोर्टिंग हब फॉर रीजनल प्रोडक्ट्स, जो वहाँ का रीजनल हो, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके लिए क्या किया जाएगा ना, जो भी सबसे पहले रीजनल प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा, और जो सेलेक्टेड एयरपोर्ट है वहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ दी जाएगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, कुछ स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, पैकेजिंग फैसिलिटीज़ दी जाएगी, ठीक है। और वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा दुनिया भर में, ठीक। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत काम आएगा, है ना। इसके बाद 9th न्यूज़ 9th करंट अफेयर दोस्तों, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग मतलब किसी को मतलब अगवा कर लेना, है ना, वही चीज़ हो गया। मतलब बच्चों का ट्रैफिकिंग होता है, लेडीज़ लोग हो गए, इन सब का, ठीक है। तो 30 जुलाई को मनाया जाता है, वो मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए इन सब चीज़ों से, ठीक है। 30 जुलाई मनाया था। और इसका थीम इस बार का क्या है दोस्तों, जो कि है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज
ऑर्गेनाइज क्राइम एंड द एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, बस इतना याद रखिए, इसके अलावा कुछ नहीं, किसी ज़्यादा पूछता भी नहीं है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए क्योंकि दोस्तों ये कंट्री है, आइलैंड कंट्री, उसका नाम है वेनुआतू। इसने एक इशू किया था कि मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है रेगुलर बेसिस में, तो एक छोटा सा आइलैंड है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ मैप में, है ना। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये है वैनुअतू, इसकी राजधानी पोर्ट विला है। ये जस्ट ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। ठीक है, ध्यान रखिए, इधर में आप सोलोमन आइलैंड देख लेंगे, न्यू कैलेडोनिया, फ्रांस, ये फ्रांस की टेरिटरी है। ओवरसीज पर इस पर विवाद बहुत चला, लोगों को हक ही नहीं था, है। तो अभी इसको थोड़ा सा मतलब कुछ राहत मिला है। इधर तुवालू हो गया, ठीक है, पैसिफिक ओशन में है। ठीक, देख लिया आपने लोकेशन। अब इसका इशू क्या था, इसने मतलब 2021 या 22 में एक इशू लाया था कि आप लोग जो मतलब बड़ी कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, ये सब करके जो क्लाइमेट चेंज को नुकसान कर रहे हो, उसकी वजह से नुकसान हम लोग का हो रहा है, क्योंकि हम छोटे छोटे आइलैंड है। अब जैसे धीरे धीरे अगर जैसे क्लाइमेट चेंज होगा तो पानी का स्तर बढ़ेगा, पानी का स्तर बढ़ेगा तो ऐसे जो आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड कंट्री, ये सब तो डूब जाएंगे ना। ये इशू किया उसने, तो उसी के उपलक्ष्य, उसी को देखते हुए आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये ऑर्डर किया है, एक्सेस टू अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। अगर ये तय कर दिया है तो इसके लिए हर कंट्री को काम करना पड़ जाएगा, नहीं तो उसके ऊपर लीगल एक्शन होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप जान लीजिए आईसीजे है क्या। ये मतलब जो यूएन की 6 ऑर्गन है उनमें से एक है, ये है। ठीक है, इसकी स्थापना 26 जून 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड के, और इसके प्रेसिडेंट अभी हाल फिलहाल में जापान के यूजी इवासावा है। ठीक है, अब वेनुएता का कैपिटल हम लोग जान गए हैं, पोर्ट विला है, एक आइलैंड कंट्री है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और यही है लीगल ड्यूटी हो गया है आप लोगों का कि भाई आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा। ठीक है, देशों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 11th न्यूज़ और 11th करंट अफेयर है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर न्यूज़ में फिर से आया तो फिर से बात कर लेते हैं हम लोग, याद रह जाएगा। इसमें क्या है कि दो मतलब जैसे कि मालदीव्स ने पीएम मोदी जी को इन्वाइट किया था अपने 60th इंडिपेंडेंस डे पे। ठीक है, तो पीएम मोदी जी गए, ठीक है, वहां पे उन्होंने उनको 2 भीष्म क्यूब गिफ्ट कर दिया। ठीक, अब भीष्म क्यूब के बारे में आप जान लीजिए। भीष्म क्यूब क्या है दोस्तों ना, आप समझ लीजिए, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब पोर्टेबल हॉस्पिटल है, मतलब हेलीकॉप्टर से आप कहीं भी गिरा दो, गिराने के बाद इसके जो क्यूब्स हैं उसको अरेंज कर लो, 12 मिनट के अंदर में तो पूरा हॉस्पिटल तैयार हो जाता है, छोटा सा एक, मतलब 12 से 15 सर्जरीज करने के लिए भी तैयार, वो मतलब कैपेबल है। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब्स। ठीक है, अब ये दुनिया का पहला इंडिजीनियस पोर्टेबल हॉस्पिटल है, मतलब इंडिजीनियस मतलब जो यहीं पे बना है, और ये पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब कहीं भी आप डाल सकते हैं और 12 मिनट में तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको किस प्रोजेक्ट के तहत लाया गया था, आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट। आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट मतलब ये है कि जो 2024 में लॉन्च किया, इसमें मतलब कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ को प्रोवाइड कराना किसी भी कंट्री में, देश की मतलब दुनिया किसी भी कोने में, अगर वहां पे कोई डिजास्टर कंडीशन आ गई हो। ठीक है, अब ये क्यूब्स का वेट होता है 20 kg बस मात्र, और 12 मिनट में अरेंज हो जाते हैं, और 10 से 15 सर्जरी तक इसमें आराम से हो सकता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है, बस इतना ध्यान रखिए, मतलब एक तरह का छोटा सा हॉस्पिटल है ये। ठीक है, उसके बाद 12th न्यूज़ और 12th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, वीर परिवार सहायता योजना 2025। ये कुछ नहीं है दोस्तों, जो भी मतलब सोल्जर्स होते हैं या उनकी फैमिलीज को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए फ्री में ये नालसा द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू डिफेंस पर्सनल और एंड देयर फैमिलीज। इस तरह की कोई स्कीम पहली बार मतलब डिफेंस पर्सनल्स के लिए लॉन्च की गई। ठीक है, अब नालसा के बारे में जानिए। नालसा है क्या दोस्तों, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसका काम भी यही है दोस्तों, मतलब जो कमजोर वर्ग के लोगों को है ना, लीगल एड देना और उनको मतलब लोक अदालत लगाना उनके लिए। ठीक है, इसके हेड कौन होते हैं, सीजीआई होते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं वो जो सेकंड मतलब जो सबसे बड़े मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में सीजीआई कौन है मेरे को कमेंट में बताइए, और मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अभी करंट कौन है, वो जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, अब ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, ये फॉर्म कब हुई थी दोस्तों, 9 नवंबर 1955 में हुई थी, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया इसको, मतलब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो आज का लास्ट न्यूज और लास्ट करंट अफेयर है दोस्तों, गोपाल वन इनिशिएटिव। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, ये यूपी गवर्नमेंट की तरह लॉन्च किया गया, और एज ए पायलट प्रोजेक्ट मतलब कहाँ स्टार्ट किया गया, मथुरा के यूपी। मतलब जो गाय है ना, गायों को संरक्षण करना, और जो गाय जहाँ पे चरती हैं, जो फॉरेस्ट एरिया था, उस फॉरेस्ट एरिया में तो मतलब जो घासें हैं या फिर मतलब जो फॉर्डर्स है बोलते हैं ना, खाने वाली जो घासें, उनको मतलब बढ़ाना, उस फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना जहाँ पे वो लोग चरती हैं। ठीक है, मतलब वेलफेयर ऑफ काउस के लिए, ताकि ज़्यादा उत्पादन हो और मतलब बढ़िया दूध मिले, है ना। बस यही है, इस गोपाल वन इनिशिएटिव यूपी द्वारा लॉन्च किया गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, मथुरा से। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज के करंट अफेयर, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें हैं। थैंक यू।